हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बाइटियन ने ना सिर्फ क्वान को बैटल अरीना के अंदर बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ बाइटियन ने एल्डर सूंग और क्वान के लिंगयुन एकेडमी के जासूस होने के बारे में भी साबित कर दिया था, जिसकी वजह से एम्परर भी बाइटियन से काफी ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन कॉम्पिटिशन ओवर होने के बाद फूजन ने बाइटियन को अपने साथ चलकर मूलिंग माउंटेन से राफ रूट हासिल करने की भी ऑफर दे दी थी, जिसके बाद यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ बाइटियन उस राफ रूट के बारे में सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो सोचते हुए अपने मन में कहता है, अगर मुझे वो राफ रूट मिल जाता है तो उसकी मदद से ना सिर्फ मैं अपनी सिस्टर की डिस्ट्रॉय हो चुकी मेरिडियंस को दोबारा रिकवर कर लूंगा, बल्कि उसी के साथ साथ मैं अपने पिता की पुरानी इंजरीज को भी ठीक कर दूंगा, जिसके बाद वो दोबारा अपनी आगे की कल्टीवेशन स्टार्ट कर पाएंगे। ये सब सोचकर बाइटियन भी वहाँ पे फूजन के साथ जाने के लिए रेडी हो गया था। इसलिए वो फूजन से सवाल करते हुए पूछता तो तुम मूलिंग माउंटेन्स के लिए कब निकलने वाली हो, जिसपे फूजन उसे जवाब देते हुए बताते हैं कि अभी मुझे काफी सारी तैयारियां करनी है, जिसमें मुझे कम से कम 3 दिन लग जाएंगे, तो क्यों ना हम 3 दिन बाद यहाँ से निकलें, क्या कहते हो? जिसपे बाइटियन उसे कहता है ओके, जैसा तुम कहो, 3 दिन बाद हम दोबारा यहीं पे मिलेंगे और यहीं से मिलकर मूलिंग माउंटेन्स की तरफ निकल जाएंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें लैन हुबुफू एकेडमी के पवेलियन हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बाइटियन मूलिंग माउंटेन्स में जाने से पहले अपने लिए कुछ ट्रायल्स खरीदने के लिए आया हुआ था, क्योंकि बाइटियन अच्छी तरह से जानता था कि उस राफ फ्रूट के पास बहुत ज्यादा खतरा होने वाला है। बाइटियन वहाँ पे सीधा उस पवेलियन हाउस के एल्डर के पास आता है और उस एल्डर से कहता है कि मुझे ट्रायर पवेलियन हाउस के 5 सबसे बेस्ट डिफाइनिंग स्टोन्स चाहिए और 10 फाउंडेशन फॉर्मेशन स्टोन्स। बाइटियन की ये बात सुनकर वो एल्डर उससे सवाल करते हुए पूछती है, क्या तुम बाइटियन हो? जिसपे बाइटियन हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल मैं बाइटियन ही हूँ। जो सुनकर वो एल्डर बाइटियन से कहते हैं कि तुम यहाँ पे थोड़ी देर मेरा वेट करो, मैं अभी तुम्हारे बताए हुए सभी स्टोन्स लेकर आती हूँ। जिसपे बाइटियन उस एल्डर को ग्रीट करते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है। वहीं बाइटियन को वहाँ पे देखकर वहाँ पे मौजूद काफी सारे डिसेबल्स बाइटियन के बारे में ही बातें करने लगे थे, क्योंकि सिर्फ पिछले 2 दिनों में ही बाइटियन लैन हुबुफू एकेडमी का सबसे फेमस डिसेबल बन गया था। और तभी वो एल्डर वहाँ पे बाइटियन के पास आते हुए बाइटियन के बताए हुए स्टोन्स उसे दे देती है, जिन्हें बाइटियन भी लेकर चुपचाप वहाँ से जाने लगा था। इवन बाइटियन ने वहाँ पे उनमें से किसी भी स्टोन की कोई भी कीमत अदा नहीं की थी, जो देखकर वहाँ पे कुछ डिसेबल्स जो कि बाइटियन को नहीं जानते थे, वो उस एल्डर के पास आते हुए उससे पूछते हैं, एल्डर इस लड़के ने इन स्टोन्स की कीमत अदा क्यों नहीं की? आप हमें तो कोई भी चीज बिल्कुल भी फ्री नहीं देती। उस डिसेबल की ये शिकायत सुनकर वो एल्डर उससे कहती है, अगर तुम्हें भी फ्री में ये सभी ट्रायल्स चाहिए तो तुम भी एम्परर के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लो और डायरेक्ट लैन हुबुफू एकेडमी के टॉप 3 डिसेबल्स के साथ फाइट करो। ऐसा करने से तुम्हारे लिए भी सभी कल्टीवेशन रिसोर्सेज फ्री हो जाएंगे। उस एल्डर की ये बात सुनकर वहाँ पे उस डिसेबल को एक झटका लगता है और टॉप 3 डिसेबल्स के साथ फाइट करने के बारे में सोचकर ही उस डिसेबल की हवा वहाँ पे टाइट हो गई थी, जो देखकर वो एल्डर हंसते हुए वहाँ पे उसे बताती है, मुझे लगता है अभी तुमने बाइटियन के बारे में कोई भी खबर नहीं सुनी। इसने कल बैटल अरीना के अंदर होने वाले एक कॉम्पिटिशन में हमारी लैन हुबुफू एकेडमी के टॉप 3 डिसेबल्स में से एक क्वान को हरा दिया था और उसको हराकर ये खुद टॉप 3 में आ गया है। उस एल्डर की ये बात सुनकर वो सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे बाइटियन के इस कारनामे से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे और वो सभी वहाँ पे बाइटियन की तारीफें करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ हम बाइटियन को एकेडमी के स्पिरिट हॉल के अंदर देखते हैं, जहाँ पे बैठा हुआ वो कल्टीवेट कर रहा था और तभी वो वहाँ पे पवेलियन हाउस से लाए हुए उन 5 स्टोन्स को बाहर निकालता है, जिन्हें देखकर वो अपने मन में कहता है, पता नहीं मेरे अभी के पावर लेवल के मुताबिक मैं एक मिस्टीरियस वेपन को रिफाइन कर भी पाऊंगा या नहीं, पर मुझे ट्राई तो करनी ही होगी, क्योंकि मूलिंग माउंटेन्स में मिस्टीरियस वेपन के बगैर जाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर होगा। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे अपनी स्काई ब्लू स्पिरिचुअल फायर का यूज करते हुए ऊपर हवा में एक फर्नेस को क्रिएट करने लगा था और जैसे वो अल्केमी फर्नेस वहाँ पे क्रिएट होता है तो बाइटियन ने वहाँ पे उन सभी स्टोन्स को उस फर्नेस के अंदर डाल दिया था और उन्हें वहाँ पे अपनी स्काई ब्लू स्पिरिचुअल फायर का यूज करते हुए रिफाइन करने लगा था। और देखते ही देखते धीरे धीरे वहाँ पे उस फर्नेस के अंदर अब उन सभी स्टोन्स ने शेप लेना शुरू कर दी थी, पर ऐसा करने में बाइटियन के वहाँ पे इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम हो रही थी कि बाइटियन को वहाँ पे साथ साथ कुछ स्पिरिचुअल पिल्स को भी खाना पड़ रहा था। और तभी देखते ही देखते उन 5 स्टोन्स ने वहाँ पे 3 डैगर्स का रूप ले लिया था, पर अभी भी वो पूरी तरह से रिफाइन नहीं हुए थे, जो देखकर बाइटियन वहाँ पे एक बार फिर से अपनी पावर का यूज करते हुए उन तीनों डैगर्स को शेप देने में लग गया था। और काफी ज्यादा मेहनत के बाद आखिरकार बाइटियन ने वहाँ पे अपने लिए 3 मिस्टीरियस डैगर्स को रिफाइन कर ही लिया था, जो कि देखने में बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे थे। और उन तीनों मिस्टीरियस डैगर्स के ऊपर अलग अलग पैटर्न्स भी बने हुए थे, जो कि उन तीनों डैगर्स की पावर को और ज्यादा बढ़ा रहे थे, जो देखकर बाइटियन वहाँ पे उन तीनों मिस्टीरियस डैगर्स को अपने पास बुलाते हुए कहता है, मेरी अभी की पावर के मुताबिक मैं अभी इन डैगर्स के ऊपर सिर्फ 51 ही पैटर्न्स बना पाया हूँ, जबकि मेरी पिछली लाइफ में तो मुझे पैटर्न्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, मैं डायरेक्ट रिफाइनिंग के दौरान ही इनके अंदर पैटर्न्स भी बना देता था। पर कोई बात नहीं, अभी के लिए ये तीनों मिस्टीरियस डैगर्स ही मेरे लिए काफी हैं। इनकी मदद से मैं किसी भी मार्शल मास्टर या तक के कल्टीवेटर को आसानी से खत्म कर सकता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मूलिंग माउंटेन्स वाली जर्नी में ये तीनों डैगर्स मेरे काफी ज्यादा काम आएंगे। उसके बाद हमें 3 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बाइटियन सुबह सुबह उठकर ही बैटल अरीना के अंदर आ गया था, पर फूजन वहाँ पे ऑलरेडी उसका वेट कर रही थी। और जैसे ही बाइटियन की नजर वहाँ पे फूजन के ऊपर पड़ती है तो वो पूरी तरह से वहाँ पे फूजन की खूबसूरती में खो गया था। उसे फूजन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी और फूजन को भी वहाँ पे इस बात का एहसास अच्छी तरह से हो गया था कि बाइटियन उसे ही निहारे जा रहा है, जो देखकर वो बाइटियन से कहती है कि अगर तुम्हारा देखना हो गया हो तो क्या अब हम लोग यहाँ से चल सकते हैं? जिसपे बाइटियन भी वहाँ पे हड़बड़ाते हुए उसे कहता है, अगर तुम अपने बिहेवियर को थोड़ा नरम कर लो तो काफी सारे लोग तुम्हें पसंद करने लगेंगे और हो सकता है आधी एकेडमी के लड़के तो तुम्हें प्रपोज ही कर दे। जिसपे फूजन वहाँ पे अपनी स्पिरिट फ्लूट को बाहर निकालते हुए कहती है, नहीं मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे बाइटियन की रात उसे तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि जैसे वो
फूजन को ही हमारी इस सीरीज की हीरोइन बनाने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। खैर उसके बाद फूजन ने वहाँ पे अपने स्पिरिट फ्लूट को बजाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से देखते ही देखते वहाँ पे फूजन के स्पिरिट बीस्ट की एंट्री होती है, जो कि एक बहुत बड़ा बर्ड बीस्ट था और वो दोनों इसी बर्ड बीस्ट से होते हुए मूलिंग माउंटेन्स की तरफ जाने वाले थे। और फूजन अपने स्पिरिट बीस्ट को बाइटियन से मिलवाते हुए कहती है इसका नाम जाऊ ही है, जो कि एक 4th लेवल का बीस्ट है। उसके बाद वो दोनों जाऊ ही के ऊपर बैठते हुए काफी देर से मूलिंग माउंटेन्स की तरफ निकल गए थे, जहाँ रास्ते में बाइटियन खूबसूरत नजारों को देखते हुए वहाँ पे बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था, जो देखकर फूजन को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उसे वहाँ पे चुप रहने के लिए कहती है। और फूजन की ये बात सुनकर बाइटियन भी वहाँ पे अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप बैठ गया था। और इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते उन दोनों को वहाँ पे शाम हो गई थी, इसलिए वो दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में ही एक होटल के पास रुक जाते हैं, जहाँ फूजन बाइटियन को बताती है कि ये मूलिंग माउंटेन्स का आउटर एरिया है और यहाँ से थोड़ी ही दूर आगे मैजिक माउंटेन्स वाला एरिया शुरू हो जाता है, जो कि काफी दूर दूर तक फैला हुआ है। और उन्हीं माउंटेन्स में ही हमें मूलिंग माउंटेन्स को ढूंढना है, लेकिन वहाँ तक जाना आसान नहीं है, क्योंकि रास्ते में हमारा सामना बहुत ज्यादा खतरनाक बीस्ट के साथ भी हो सकता है, इसलिए हमें काफी सावधानी से आगे बढ़ना होगा। तो हम रॉ फ्रूट को हासिल करने के लिए अपनी आगे की जर्नी कल सुबह स्टार्ट करेंगे। फूजन की ये बात सुनकर बाइटियन को सोचते हुए कहता है रॉ फ्रूट तो ठीक है, पर क्या अभी तक किसी ने शेंग युआन फ्रूट को डिस्कवर नहीं किया? लेकिन बेचारी फूजन तो शेंग युआन फ्रूट का नाम ही पहली बार सुन रहे थे, इसलिए बाइटियन अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे किसी को रॉ फ्रूट के बारे में पता ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले अच्छी तरह से उस रॉ फ्रूट के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे, उसके बाद ही अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। बाइटियन का ये आइडिया फूजन को भी बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसलिए वो भी खुशी खुशी इसके लिए मान गई थी, इसलिए वो अपने बीच जाऊ ही से कहती है अभी के लिए तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे जब तुम्हारी जरूरत हुई तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। उसके बाद वो दोनों वहाँ पे सीधा उस होटल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे बाइटियन को काफी सारे मार्शल मास्टर्स दिखाई देते हैं, जिसका मतलब था कि हो ना हो वो लोग भी यहाँ पे उसी रॉ फ्रूट के लिए आए होंगे। और ये सब सोचते हुए बाइटियन फूजन के साथ सीधा रिसेप्शन पे आ जाता है, जहाँ पे एक गोल्ड शॉपकीपर उन दोनों का वेलकम करता है और उन दोनों से पूछता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, और आप दोनों यहाँ पे रहने के लिए आए हैं या खाना खाने के लिए आए हैं? जिसपे बाइटियन उससे कहता है कि हम लोग यहाँ से गुजर ही रहे थे कि तभी हमारी नजर आपके इस होटल के ऊपर पड़ी, इसलिए हम लोग रात गुजारने के लिए यहाँ चले आए। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके होटल के अंदर कोई खाली रूम मौजूद है? बाइटियन की ये बात सुनकर वो शॉपकीपर उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि आप दोनों को कितने रूम्स चाहिए, 1 या 2? जिसपे बाइटियन जल्दी से बोलते हुए उससे कहता है नहीं नहीं, हमें 1 ही रूम चाहिए, बस वो रूम साफ सुथरा और अच्छा होना चाहिए, और हम वहाँ पे एक और बात का ध्यान रखना कि हमें वहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे फूजन की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगा था। वहीं वो शॉपकीपर बाइटियन की ये बात सुनकर उससे कहता है सर अगर ऐसी बात है तो आप दोनों कपल रूम क्यों नहीं ले लेते? उस ओल्ड शॉपकीपर की ये बात सुनकर फूजन गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहती है अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप हमें हमारा रूम दिखाओ। जिसके बाद वो शॉपकीपर भी चुपचाप उन दोनों को लेकर एक रूम के पास आ जाता है और उन दोनों से कहता है कि अगर आपको यहाँ पे किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो आप बिना झिझक मुझे बता देना। और ये कहकर जैसे ही वो शॉपकीपर वहाँ से जाने लगता है तो बाइटियन उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हम दोनों यहाँ से मूलिंग माउंटेन्स में जाना चाहते हैं उस रॉ फ्रूट को हासिल करने के लिए, लेकिन हम दोनों को वहाँ जाने का रास्ता नहीं पता, तो क्या आप हमारे लिए किसी गाइड का इंतजाम कर सकते हैं? जिसपे वो शॉपकीपर डरते हुए कहता है नहीं नहीं, मूलिंग माउंटेन्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए आप दोनों को वहाँ तक जाने के लिए कोई भी गाइडर नहीं मिलने वाला, क्योंकि आज तक वहाँ पे किसी भी गाइड की जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। उस शॉपकीपर की ये बात सुनकर बाइटियन कहता है ओ तो ऐसी बात है, अच्छा तो क्या आप ये जानते हैं कि शेंग युआन फ्रूट हमें कहाँ मिलेगा? जिसपे वो शॉपकीपर बाइटियन से कहता है कि मैं तो नहीं जानता, पर हाल ही में काफी सारे लोग विटैलिटी फ्रूट को हासिल करने के लिए गए थे, हो सकता है शायद उनमें से कोई उस शेंग युआन फ्रूट के बारे में जानता हो। शॉपकीपर की ये बात सुनकर बाइटियन उसे इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। जिसके बाद वो शॉपकीपर चुपचाप वहाँ से चला गया था, लेकिन बाइटियन उसे वहाँ से जाते हुए काफी गौर से देख रहा था, जो देखकर फूजन उससे पूछता है कि तुम उसे इतनी गौर से क्यों देख रहे हो? फूजन की ये बात सुनकर बाइटियन अपने रूम के अंदर आकर अपने रूम का दरवाजा बंद करते हुए फूजन से कहता है कि ये ओल्ड शॉपकीपर एक मार्शल मास्टर था और बाइरा में जितने भी लोग मिले थे उन सभी से ज्यादा ताकतवर था। बाइटियन की ये बात सुनकर फूजन थोड़ा चौंकते हुए उससे कहती है क्या तुम्हें पूरा यकीन है? जिसपे बाइटियन अंगड़ाई लेकर अपने बेड पे सोते हुए कहता है हाँ मुझे पूरा यकीन है। जो सुनकर फूजन कहती है ओके अगर ऐसा है तो तुम्हें क्या लगता है क्या हमारे लिए यहाँ पे खतरा हो सकता है? जिसपे बाइटियन उसे कहता है ऑफकोर्स यहाँ पे चारों तरफ हमारे लिए खतरा ही खतरा है, पर हम दोनों के पावर लेवल्स के मुताबिक हमें इन लोगों से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, और अब बहुत ज्यादा रात हो चुकी है इसलिए आकर मेरे साथ बेड पे सो जाओ। बाइटियन की ये बात सुनकर फूजन कोल्ड टून में उससे कहते हैं ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पे मरना चाहते हो? जिसपे बाइटियन उससे कहता है कि इस रूम के अंदर एक ही बेड है और अगर तुम बेड पे सोना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ आकर ही बेड पे सोना होगा, वरना वहीं सामने वाली चेयर पे बैठे बैठे ही सो जाना। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे बिल्कुल सख्त लोंडे की तरह फूजन को छोड़कर चुपचाप मजे से वहाँ पे सो गया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ फूजन अभी भी बैठी हुई कल्टीवेट कर रही थी, पर तभी अचानक उसे वहाँ पे अपने आसपास कोई खतरा महसूस होता है, जिसे महसूस करके अचानक वो वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो गई थी। पर इसी कमाल के सीन के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ फूजन अभी उसी खतरे के बारे में सोच ही रही थी कि तभी अचानक ही 2 पॉइजनस बॉम्ब उड़ते हुए उनके रूम के अंदर आ गिरते हैं, जो देखकर फूजन ने टाइम रहते ही अपनी सांस बंद कर ली थी। वहीं फूजन के साथ साथ बाइटियन भी वहाँ पे जाग चुका था और उसने भी वहाँ पे खुद को संभाल लिया था। वहीं फूजन जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सीधा उस होटल के बाहर आ गई थी, जहाँ कुछ लुटेरे उसी का ही वेट कर रहे थे। वो चारों फूजन को देखकर डेविल स्माइल करते हुए उसे कहते हैं लिटिल ब्यूटी, हमने ये कभी नहीं सोचा था कि
तुम इतनी ज्यादा होशियार निकलोगी, पर अफसोस तुम्हारी किस्मत आज बहुत ही ज्यादा खराब है। जो तुम्हारा सामना हमारे जैसे इविल कल्टीवेटर्स के साथ हो रहा है, आज तुम्हें हमसे यहाँ पे कोई भी नहीं बचाने वाला, इसलिए यहाँ से भागने की तो सोचना भी मत, वरना तुम्हारा क्या अंजाम होगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। पर अभी वो चारों इविल कल्टीवेटर्स ये कह ही रहे थे कि तभी फूजन अपनी सोट को बाहर निकालते हुए उसके अंदर अपनी थंडर पावर को डालने लगती है, जिसके बाद वो अपनी सोट से उन चारों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर देती है, जिससे वो चारों किसी तरह से बच तो गए थे, लेकिन अब डर के मारे उन चारों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। इवन उनमें से एक कल्टीवेटर से तो डर के मारे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। पर फूजन यहाँ पे भी नहीं रुकती और वो ऊपर हवा में उठते हुए अपनी थंडर पावर को रिलीज करने लगती है, और अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए फूजन वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमले को रेडी करने लगी थी, जो कि देखने से ही बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। इवन उन चारों कल्टीवेटर्स की भी डर के मारे हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, पर वो चारों वहाँ से भाग पाते उससे पहले ही फूजन ने वहाँ पे उन चारों के ऊपर एक साथ हमला कर दिया था। और जैसे फूजन का ये अटैक जाकर उन्हें हिट करता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे चारों तरफ स्मोक फैल गई थी, जिसके बाद उनमें से बेचारे किसी कल्टीवेटर से उठा भी नहीं जा रहा था। तभी बाइटियन भी उड़ता हुआ सीधा उस होटल से बाहर आ गया था, जो उन कल्टीवेटर्स के पास आते हुए उनसे कहता है, बेवकूफ कहीं के, छेड़ने से पहले देख तो लेते कि आखिर ये लड़की है कितनी ज्यादा ताकतवर। जिस पे उन कल्टीवेटर्स का लीडर फूजन से माफी मांगते हुए कहता है, लेडी मास्टर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, प्लीज हमारी जान बख्श दे, हम दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। लेकिन फूजन को तो उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया हुआ था, वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए दोबारा उनके ऊपर हमला करने ही वाले थे कि तभी बाइटियन उसे रोकते हुए कहता है, इतनी ज्यादा कठोर मत बनो, थोड़ा तो उनके ऊपर रहम दिखाओ, और वैसे भी मुझे उनसे कुछ पूछना है, इसलिए छोड़ दो इन्हें। बाइटियन की ये बात सुनकर फूजन ने भी अपने अटैक को वापस ले लिया था, जो देखकर वो चारों कल्टीवेटर्स बाइटियन के सामने झुकते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगे थे। और उनका लीडर बाइटियन से कहता है, मास्टर पूछिए आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं, आपने इस लेडी मास्टर से हमारी जान बचाकर हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जिस पे बाइटियन उनसे सवाल करते हुए पूछता है, क्या तुम लोग शेंग युआन फ्रूट के बारे में कुछ जानते हो? शेंग युआन फ्रूट का नाम सुनकर पहले तो वो कल्टीवेटर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया था, लेकिन तभी अचानक ही वो बाइटियन से कहता है कि हाँ मैं अच्छी तरह से उसके बारे में जानता हूँ। शेंग युआन फ्रूट मूलिंग माउंटेन्स की गहराइयों में पाया जाता है, और उस जगह तक पहुंचने के लिए हमारे पास मैप भी है। ये कहकर वो कल्टीवेटर एक मैप को बाहर निकाल कर उसे बाइटियन को देते हुए कहता है, इस मैप की मदद से आप शेंग युआन फ्रूट तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे। उस मैप को देखकर बाइटियन भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गया था, और उस मैप को भी उसने वहाँ पे अपने पास रख लिया था। जिसके बाद वो अपनी स्काई ब्लू फ्लेम को समन करके उस लीडर कल्टीवेटर के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, ये मेरी तुम लोगों के लिए पहली और आखिरी वार्निंग है, अगर तुम लोगों ने दोबारा किसी लड़की को छेड़ने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों को इतनी बुरी मौत दूंगा कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। और ये कहकर बाइटियन अपनी फ्लेम को वापस लेते हुए उनसे कहता है, ओके अब दफा हो जाओ यहाँ से। जो सुनकर वो चारों कल्टीवेटर्स भी डर के मारे जल्दी से वहाँ से भाग गए थे, जो देखकर बाइटियन फूजन से कहता है, चलो अब हम लोगों को भी वापस चलकर रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को सुबह जल्दी जल्दी मूलिंग माउंटेन्स की तरफ निकलना है। जिसपे फूजन भी हमें अपना सर हिलाते हुए वहाँ से वापस अपने रूम के अंदर चली गई थी रेस्ट करने के लिए, और उसके पीछे पीछे बाइटियन भी चला गया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों उस मैप की मदद से मूलिंग माउंटेन्स के काफी करीब पहुंच चुके थे। लेकिन जब वो लोग मूलिंग माउंटेन्स के इंट्रेंस पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे खड़ा एक गार्ड पहरा दे रहा था, और वो गार्ड उन दोनों को आगे बढ़ते हुए देखकर उन दोनों से कहता है, रुक जाओ, अभी तुम लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि मेरी सोंग फैमिली अभी यहाँ पे आई हुई है, इसलिए यहाँ से आगे कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन फूजन और बाइटियन दोनों वहाँ पे उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, जो देखकर उस एल्डर को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो दोबारा उनके सामने आकर उनका रास्ता रोकते हुए कहता है, तुम लोगों को समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कह रहा हूँ। और ये कहकर वो अपनी सूट को बाहर निकालते हुए उन दोनों से कहता है कि अगर तुम दोनों यहाँ पे मरना नहीं चाहते तो चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। पर अभी वो एल्डर वहाँ पे अपनी सूट को बाहर निकाल पाता उससे पहले ही फूजन ने अपनी थंडर पावर को अपनी आंखों में लाते हुए उससे उस गार्ड के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो गार्ड उड़ता हुआ वहाँ से काफी पीछे जा गिरा था। जिसके बाद बेचारा वो दोबारा वहाँ पे नहीं उठ पाता, जो देखकर बाइटियन उसकी तारीफ करते हुए कहता है, बहुत अच्छे, मेरे साथ रह रहा है कि तुम भी काफी ज्यादा ताकतवर होती जा रही हो। लेकिन तभी वहाँ पे सोंग फैमिली के मास्टर की एंट्री होती है, जिसके साथ सोंग फैमिली का सेकंड यंग मास्टर और उसकी बहन भी थी। और वो मास्टर वहाँ पे उन दोनों के सामने आकर गुस्से से उन दोनों से कहता है, तुम दोनों कुछ ज्यादा ही बहादुर दिखाई दे रहे हो, जो तुम लोगों ने हमारी सोंग फैमिली के मेंबर को हर्ट करने की हिम्मत की। जिसपे बाइटियन भी कोल्ड टून में उस ओल्ड मास्टर से कहता है, इन माउंटेन्स का कोई भी ओनर नहीं है, इसलिए जो चाहे यहाँ पे कभी भी आ जा सकता है, तो फिर तुम्हारी सोंग फैमिली इस तरह से इन माउंटेन्स का रास्ता क्यों ब्लॉक कर रही है? इससे तो ये साबित हो रहा है कि तुम्हारी सोंग फैमिली खुद को कुछ ज्यादा ही एरोगेंट समझती है। वहीं फूजन तो डायरेक्ट उनसे कहती है, मैंने ही तुम्हारे उस गार्ड को हर्ट किया है, क्या कर लोगे तुम लोग? वहीं सेकंड यंग मास्टर, जो कि देखने से ही बहुत ज्यादा ठरकी लग रहा था, वो फूजन को ऊपर से नीचे तक काफी गौर से देखने लगता है। वहीं फूजन की ये बात सुनकर वो मास्टर वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करके अपनी स्पिरिट को समन करते हुए कहता है, तुम दोनों को ज्यादा ही एरोगेंट हो, इसलिए मुझे लगता है तुम दोनों को यहाँ पे सबक सिखाना ही पड़ेगा। पर वो मास्टर अपने उस स्पिरिट बीच से उन दोनों के ऊपर हमला कर पाता उससे पहले ही सेकंड यंग मास्टर उसे रोकते हुए कहता है, मास्टर लव रुक जाइए, जरूर उस गार्ड ने इस लड़की के साथ बदतमीजी की होगी, इसलिए इस यंग लेडी को उसे सबक सिखाना पड़ा। और ये कहकर वो यंग मास्टर आगे आकर अपना परिचय देते हुए कहता है, मेरा नाम जियांग सोंग है और मैं सोंग फैमिली का सेकंड यंग मास्टर हूँ, और अगर मेरा अंदाजा ठीक है तो आप दोनों यहाँ पे जरूर उस रॉ फ्रूट को ही लेने के लिए आए होंगे। जिसपे फूजन बहुत ही एटीट्यूड से उसे कहती है, हम लोग यहाँ पे जो भी करने आए हैं उससे तुम्हें क्या? जिसपे जियांग स्माइल करते हुए उसे कहता है कि हम लोग भी यहाँ पे उसी रॉ फ्रूट को ही हासिल करने के लिए आए
हुए हैं, इसलिए अगर आप दोनों को कोई एतराज ना हो तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग मिलकर वहाँ पे जाएंगे, इस तरह हम पे आने वाला खतरा भी काफी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन फूजन उसे बीच में ही टोकते हुए कहते हैं कि हाँ मुझे एतराज है, इसलिए अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जिसपे जियांग बहुत ही सॉफ्ट टोन में फूजन से कहता है इतनी जल्दी हमारी ऑफर मत ठुकराओ, पहले हमारी पूरी बात तो सुन लो। हमारी सूंग फैमिली को शेंगयुआन फ्रूट की एग्जैक्ट लोकेशन पता है, इसलिए अगर तुम लोग वाकई उस फ्रूट को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर यही रहेगा कि तुम लोग हमें ज्वाइन कर लो। वहीं उनके साथ वाली लड़की भी बाइटियान और फूजन को डराते हुए कहती है शेंगयुआन फ्रूट तक हम लोगों को डीमन रिज को पार करके जाना होगा और डीमन रिज चारों तरफ से खतरों से भरी हुई है, तो अगर हम सभी लोग आपस में मिल जाए तो हम सभी लोग वहाँ पे बहुत ही आसानी से उन सभी खतरों का सामना कर लेंगे। उस लड़के की ये बात सुनकर बाइटियान फूजन से कहता है कि हमें जल्द से जल्द उस शेंगयुआन फ्रूट को ढूंढने के लिए इन लोगों की मदद लेनी ही होगी, इसलिए मेरे हिसाब से हमें इनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और ये कहकर बाइटियान ने बिना फूजन की बात सुने ही उनका साथ देने के लिए रेडी हो गया था, जिसकी वजह से मजबूरन फूजन को भी उनकी बात माननी पड़ती है। जो देखकर जियांग खुश होते हुए कहता है कि मुझे नए नए दोस्त बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद है और हो सकता है फ्यूचर में हम लोगों की दोस्ती भी बहुत ज्यादा गहरी हो जाए। तो क्या अब तुम लोग मुझे बता सकते हो कि तुम लोग कहाँ से आए हो और तुम दोनों के नाम क्या है? यहाँ पे बाइटियान जियांग के इरादे अच्छी तरह से समझ गया था, इसलिए वो उसे वहाँ पे अपना झूठा नाम बताते हुए कहता है कि मेरा नाम सू बाई है और ये मेरी फियांसी जिया जिन है। बाइटियान की ये बात सुनकर बेचारे जियांग के सारे अरमानों के ऊपर पानी फिर गया था और वो चौंकते हुए उन दोनों से कहता है क्या तुम दोनों कपल हो? जिसपे बाइटियान फूजन का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है हाँ बिल्कुल। वहीं फूजन ने भी चुपचाप अपना हाथ बाइटियान के हाथों में दे दिया था, जिसका मतलब था कि हो ना हो उसके दिल में भी बाइटियान के लिए फीलिंग्स तो जरूर थी, क्योंकि फूजन ऐसे ही किसी को खुद को नहीं छूने देती थी। तभी फूजन वहाँ पे उन लोगों से कहती है अब तुम लोग यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो, चलो हम लोगों को जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए। जिसपे जियांग भी बुरा समूह बनाते हुए उन लोगों से कहता है ओके अगर ऐसी बात है तो चलो फिर चलते हैं। उसके बाद वो सभी लोग शेंगयुआन फ्रूट को लेने के लिए वहाँ से निकल गए थे, पर वहाँ से जाते जाते जियांग अपने उसी गार्ड को इशारे से कुछ कहता है। अब जियांग ने अपने उस गार्ड को क्या बोला था ये तुम्हें अभी ही पता चलेगा। उसके बाद वहाँ पे एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें मूलिंग माउंटेन्स के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो सभी लोग शेंगयुआन फ्रूट को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक एक 4th लेवल का टाइगर बीस्ट उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे वो सभी किसी तरह से बच गए थे। और फूजन वहाँ पे उस टाइगर बीस्ट को देखते हुए कहते हैं ये तो एक 4th लेवल का बीस्ट है, अभी मैं इसे देख लेती हूँ। पर ये कहकर जैसे फूजन वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करती है तो जियांग उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है तुम डरो मत, इस टाइगर बीस्ट को मेरे ऊपर छोड़ दो। और ये कहकर जियांग फूजन के सामने शो ऑफ करने के लिए खुद बहुत स्टाइल से उस टाइगर बीस्ट के सामने आ गया था और अपने आइस एलिमेंट और वेपन का यूज करते हुए उस टाइगर बीस्ट के ऊपर अटैक भी करने लगा था। लेकिन उसके इन मामूली अटैक्स का उस टाइगर बीस्ट के ऊपर ज्यादा असर नहीं हो रहा था, जो देखकर जियांग वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए उस टाइगर बीस्ट के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल हमला कर देता है। और जियांग का ये अटैक वाकई काफी ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि जियांग के इस अटैक ने उस टाइगर बीस्ट को बीचों बीच काट दिया था और उसकी कोर उड़ते हुए सीधे जियांग के पास आ गई थी। वहीं जियांग के इस खतरनाक अटैक को देखकर मास्टर लाओ भी वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहता है बहुत अच्छे जियांग मास्टर, पिछले कुछ ही समय में आपके पास बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आपने एक लेवल 4 के बीस्ट को भी बहुत ही आसानी से अकेले ही खत्म कर दिया। जिसपे फूजन वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहती है ये एक लेवल 4 के बीस्ट को मारकर इतना ज्यादा खुश हो रहा है, मुझे लगता है आज तक इन लोगों का सामना किसी खतरनाक बीस्ट के साथ हुआ ही नहीं है। वहीं जियांग वहाँ पे फूजन को इम्प्रेस करने के लिए उस टाइगर बीस्ट के कोर फूजन को ऑफर करते हुए कहता है एक 4th लेवल के टाइगर बीस्ट के डीमन कोर को बहुत ही ज्यादा खास टायर माना जाता है, इसलिए मैं गिफ्ट के तौर पर इसे आपको देना चाहता हूँ। जिसपे फूजन बहुत ही एटीट्यूड से उसे कहती है पर मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए तुम इसे अपने पास ही रखो। और ये कहते हुए फूजन वहाँ से आगे बढ़ गई थी, जो देखकर जियांग भी उसके पीछे जाने ही वाला था कि तभी वही लड़की उसे वहाँ पे रोकते हुए कहती है ब्रदर मुझे लगता है ये घमंडी लड़की ऐसे नहीं मानेगी, इसलिए मुझे लगता है कि अब हम लोगों को इनके ऊपर और ज्यादा रहम नहीं दिखाना चाहिए, क्यों ना हम लोग मिलकर एक ऐसी जगह ढूंढे जहाँ पे आसपास कोई भी ना हो, तब आप मौके का फायदा उठाकर इस लड़की की सारी पावर्स को ऑब्जर्व कर लेना। जिसपे जियांग भी वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है मैं इस लिटिल ब्यूटी के साथ ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर अब इसने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया है। जो सुनकर वो लड़की अपने भाई से कहती है तो फिर ये तय रहा आज रात हम कोई खाली जगह देखकर इन दोनों के ऊपर हमला कर देंगे, मैं इस लड़के सू बाई की पावर्स को ऑब्जर्व करूंगी और आप इस लड़की जिया की पावर्स को ऑब्जर्व करना। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वो दोनों बहन भाई आपस में माइंड टू माइंड बात कर रहे थे और ये कहते हुए वहाँ पे उन दोनों के फेस के ऊपर बिल्कुल दरिंदों वाली स्माइल आ गई थी। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां वो सभी लोग मूलिंग माउंटेन्स के काफी अंदर आ गए थे और वहां पे वो सभी काफी सावधानी से इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। पर अभी वो लोग वहां से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हम वहां पे कुछ डिमोनिक बीस्ट को देखते हैं जिन्होंने अचानक आगे बढ़ते हुए वहां पे उनके ऊपर हमला कर दिया था। पर मास्टर लाओ ने अकेले ही वहां पे अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी डिमोनिक बीस्ट को बर्फ में जमा दिया था और देखते ही देखते वहां पे एक ही झटके में उन सभी डिमोनिक बीस्ट को खत्म भी कर दिया था। जो देखकर बाइटियान ताली बजाकर मास्टर लाओ की तारीफ करते हुए कहता है ओल्ड मास्टर लाओ आप तो वाकई काफी ज्यादा कमाल के हैं। और ये कहकर वो फूजन से कहता है कि शुक्र मनाओ, हमारी इस जर्नी में
में मास्टर लव हमारे साथ है, जिनकी वजह से हमें यहाँ पे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही। सभी खतरों को तो वो अकेले संभालते जा रहे हैं। अपनी तारीफ सुनकर मास्टर लव उनसे कहता है, अगर आपको तारीफ करनी ही है तो आप मेरी नहीं हमारे यंग मास्टर की करें। आपको साथ ले आने का आइडिया उन्हीं का था। मास्टर लव की ये बात सुनकर यंग मास्टर जियान बहुत ही सॉफ्ट टोन में उनसे कहता है कि आप लोगों को मेरी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, और मेरे ख्याल से तो हमें यहाँ पे इस तरह से टाइम जाया ना करते हुए यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। और इसी के साथ वो सभी लोग वहाँ पे एक बार फिर से आगे बढ़ने लगे थे, जहाँ देखते ही देखते वो काफी फोक वाले एरिया में एंटर कर जाते हैं। और धीरे धीरे अब वहाँ पे सूरज भी डूबने लगा था, जो देखकर यंग मास्टर जियांग कहता है, इस फोक के चलते आगे का रास्ता ढूंढ पाना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मेरे हिसाब से हमें आसपास ही कोई सेफ जगह ढूंढकर आज रात यहीं पे गुजारनी चाहिए। अभी यंग मास्टर जियांग ये सब कह ही रहा था कि तभी मास्टर लव सामने वाली वैली की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये वैली मुझे रात गुजारने के लिए थोड़ी सेफ लग रही है, इसलिए मेरे हिसाब से तो हमें इस वैली में ही चलकर आज की रात गुजारनी चाहिए। जिसपे यंग मास्टर जियांग कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये कहकर वो दोनों बहन भाई वहाँ पे मास्टर लव का पीछा करते हुए उसी वैली की तरफ जाने लगे थे, जो देखकर बाइटियन और फूजन भी दोनों वहाँ पे एक दूसरे को इशारा करते हुए उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। और इसी तरह उस वैली में आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें वहाँ पे रात हो चुकी थी, पर अभी तक भी उन्हें वहाँ पे रात गुजारने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही थी। और तभी हम वहाँ पे जुआन याओ नाम के कल्टीवेटर को देखते हैं, जो कि दूर से ही एक पेड़ के ऊपर खड़ा होकर उन सभी को देख रहा था। और वो उन सभी को देखकर एक डेविल स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है कि आज रात तो खाने का इंतजाम हो गया। और ये कहकर वो अचानक ही वहाँ पे बिल्कुल एक डीमन की तरह जोर जोर से हंसने लगा था। और जैसे ही मास्टर लव की नजर वहाँ पे जुआन याओ के ऊपर पड़ती है, तो उसे देखकर मास्टर लव वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से डर चुका था, जो देखकर जुआन याओ वहाँ पे हंसते हुए उनसे कहता है, मुझे तो लगा था कि मुझे हमेशा की तरह आज की रात भी अकेले ही गुजारनी पड़ेगी, पर आज शायद मेरी किस्मत मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी, जो उसने एक साथ मेरे पास दो ब्यूटीज को भेज दिया। और ये कहकर वो वहाँ पे फूजन और उस दूसरी लड़की को बहुत ही गौर से देखते हुए एक बहुत ही घटिया स्माइल करने लगा था, और अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, खैर अब जब तुम दोनों खुद ही चलकर मेरे पास आई हो तो मुझे भी तुम्हें एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जुआन याओ की ये बात सुनकर मास्टर लव डरते हुए जल्दी से यंग मास्टर जियांग और उसकी बहन को वहाँ से भागने के लिए कहता है। और ये कहकर उन दोनों बहन भाइयों के साथ साथ मास्टर लव खुद भी वहाँ पे बहुत ही तेजी से भाग गया था, लेकिन बाइटियन और फूजन वहाँ से नहीं भागते। वो दोनों अपनी जगह पे खड़े होकर उन तीनों को भागते हुए देख रहे थे, जो देखकर जुआन याओ भी वहाँ पे उन्हें रोकने के लिए पीछे से उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो तीनों वहाँ पे बहुत ही तेजी से मूव करते हुए किसी तरह से जुआन याओ के इस हमले से बच गए थे। और मास्टर लव ने तो वहाँ पे जुआन याओ के हमलों से बचने के लिए अपने स्पिरिट बीस्ट को भी समन कर लिया था, लेकिन जुआन याओ के वो हमले इतने ज्यादा ताकतवर थे कि उन्हें मास्टर लव को वो स्पिरिट बीस्ट भी नहीं संभाल पाया था। लेकिन इस मौके का फायदा उठाते हुए वो तीनों वहाँ पे बहुत ही तेजी से भाग गए थे, जो देखकर जुआन याओ वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ये मेरी किस्मत आज मेरे साथ क्या खेल खेल रही है। दो ब्यूटीज में से एक ब्यूटी तो मुझे यहाँ पे छोड़कर भाग गई, पर कोई बात नहीं, मेरी आज की खून की प्यास बुझाने के लिए ये अकेली ब्यूटी ही काफी है। जुआन याओ की ये बात सुनकर फूजन को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और उसने अचानक ही वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी सोर्ड के अंदर ट्रांसफर करते हुए जुआन याओ के ऊपर वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था। लेकिन जुआन याओ भी वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए फूजन के इस अटैक को वहाँ पे बहुत ही आसानी से रोक लेता है, और इसी के साथ उसकी तारीफ करते हुए कहता है, तुम तो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो, तुम्हारा खून पीने में तो वाकई मजा आ जाएगा। और ये कहकर वो फूजन से कहता है, लिटिल ब्यूटी तुम चुपचाप खुद को मेरे हवाले क्यों नहीं कर देती, इससे जब मैं तुम्हारा खून पीऊंगा तब तुम्हें ज्यादा दर्द भी नहीं होगा। और ये कहकर वो वहाँ पे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए फूजन को छूने की कोशिश करता है, और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि फूजन भी उसे वहाँ पे खुद को छूने से नहीं रोक पाई थी। पर फूजन ने अचानक ही वहाँ पे एक्शन में आते हुए अपनी सोर्ड से एक बार फिर से उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था। लेकिन जुआन याओ तो वहाँ पे उसके सभी हमलों को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा था, जो देखकर फूजन वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए अपने सबसे पावरफुल हमले से जुआन याओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन जुआन याओ ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी पावर का यूज करते हुए फूजन के अटैक को भी बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसके बाद वो वहाँ पे अपने अटैक की तैयारी करते हुए फूजन से कहता है, लिटिल ब्यूटी तुम तो वाकई काफी ज्यादा ताकतवर हो, पर अफसोस आज तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब थी जो तुम्हारा सामना मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि मेरे सामने तुम्हारी कोई भी पावर किसी भी काम नहीं आने वाली। और ये कहकर उसने अचानक ही वहाँ पे फूजन के ऊपर हमला कर दिया था, जिसके लिए फूजन वहाँ पे बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। लेकिन जुआन याओ को वो हमला फूजन को लग पाता उससे पहले ही बाइटियन ने अपने फ्लाइंग डैगर्स का यूज करते हुए न सिर्फ वहाँ पे जुआन याओ के हमले को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ जुआन याओ के ऊपर हमले भी करने लगा था, जिनसे जुआन याओ भी वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से खुद को बचा रहा था। लेकिन वो ज्यादा देर वहाँ पे खुद को बाइटियन के हमलों से नहीं बचा पाता, और देखते ही देखते बाइटियन के फ्लाइंग डैगर्स ने जुआन याओ के ऊपर अटैक करते हुए उसके सीने के ऊपर एक बहुत बड़ा घाव दे दिया था, जो देखकर जुआन याओ गुस्से से बाइटियन से कहता है, लिटिल बीस्ट कहेंगे मुझे हट करके तुमने अपनी मौत को बुलाया है, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। और ये कहकर वो अचानक ही वहाँ पे बाइटियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर फूजन भी वहाँ पे बाइटियन को केयरफुल रहने के लिए कहती है, जिसपे बाइटियन उसे कहता है कि तुम मेरी फिक्र ना करो, ये मुझे हर्ट नहीं कर सकता। और ये कहकर बाइटियन अचानक ही वहाँ पे अपनी आइस एलिमेंट की पावर का यूज करते हुए वहाँ पे एक वाटर किलिंग फॉर्मेशन बनाता है, जिससे उसने जुआन याओ के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से मजबूरन जुआन याओ को भी वहीं पे रुकना पड़ा था। लेकिन जुआन याओ अब यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था, इसलिए वो अपनी पावर को अपने पंचेस में ट्रांसफर करते हुए लगातार वहाँ पे बाइटियन के इस फॉर्मेशन से हो रहे अटैक्स को डिस्ट्रॉय करने लगा था, जो देखकर बाइटियन ने भी वहाँ पे अपनी फॉर्मेशन की पावर को और ज्यादा बढ़ा दिया था, जो देखकर जुआन याओ गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, लिटिल बीस्ट कहीं के अभी देखो मैं तुम्हारा क्या हल करता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए अपने स्पीयर को समन करता है, जिसकी मदद से वो बाइटियन की फॉर्मेशन के हमलों को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय करते जा रहा था। लेकिन इस मौके का
फायदा उठाकर बाइटियान ने अपने फ्लैंक डैगर्स का भी यूज करते हुए उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था और एक साथ वहाँ पे दो हमलों को रोक पाना ज़ुआन याओ के लिए भी मुश्किल होता जा रहा था। जो देखकर ज़ुआन याओ उससे कहता, लिटिल बीस्ट, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने की गलती की, लेकिन तुम तो एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर दुश्मन निकले। मुझे लगता है अब मुझे यहाँ पे तुम्हें अपनी ट्रू पावर दिखानी ही पड़ेगी। लेकिन तभी फूजन भी उस फाइट के बीच में आते हुए बाइटियान से कहती है, बाइटियान मुझे भी तुम्हारी हेल्प करने दो। और ये कहकर फूजन ने अपनी थंडर पावर को अपनी सूंड के अंदर डालते हुए तीसरी तरफ से ज़ुआन याओ के ऊपर हमला कर दिया था। और जैसे फूजन का ये अटैक जाकर उसे लगता है तो वो वहाँ से खिसकता हुआ काफी पीछे चला गया था। जो देखकर तो अब वहाँ पे उसका गुस्सा पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और वो वहाँ पे दोबारा खड़े होते हुए अपनी एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से देखते ही देखते वहाँ पे उसकी पूरी बॉडी एक मोस्टर में ट्रांसफॉर्म होने लगी थी और बिल्कुल एक डीमन की तरह उसके पीछे दो पंख भी निकल आए थे। जो देखकर बाइटियन भी वहाँ पे सीरियस होते हुए उससे कहता है, ओ तो तुम डीमन क्लैन के मेंबर हो। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे अपने उस वाटर किलिंग फॉर्मेशन की पावर को और ज्यादा बढ़ाते हुए ज़ुआन याओ के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन ज़ुआन याओ ने अब की बार अपने सिर्फ और प्रेशर से ही एक ही झटके में बाइटियन के सभी हमलों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसके बाद वो वहाँ पे बाइटियन के किलिंग फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी सूंड लेकर आगे बढ़ता है। जो देखकर फूजन वहाँ से भागते हुए बाइटियन से कहती है, बाइटियन हम दोनों को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि हम इस डीमन मोस्टर का सामना नहीं कर सकते। फूजन की ये बात सुनकर बाइटियन भी वहाँ पे उसका साथ देते हुए वहाँ से भागने लगता है। जो देखकर वो मोस्टर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम दोनों को क्या लगता है, क्या तुम दोनों यहाँ पे इतनी आसानी से मुझसे बचकर भाग जाओगे। और ये कहकर उसने अचानक ही वहाँ पे पीछे से फूजन के ऊपर हमला करते हुए उसे एक स्पिरिचुअल रोब में जकड़ लिया था। लेकिन बाइटियन वहाँ पे उससे बचता हुआ बहुत ही तेजी से भागने लगता है। जो देखकर वो भी फूजन को वहीं पे छोड़ते हुए बाइटियन के पीछे भागने लगा था और साथ साथ वहाँ पे बाइटियन को धमकियां भी दे रहा था, क्या सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे अपने इस मोस्टर रूप में आना पड़ा और इसलिए आज तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। लेकिन बाइटियन ने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था और बाइटियन जानबूझकर उसे वहाँ से दूर ले जाने लगा था क्योंकि वो फूजन के सामने अपनी ट्रू पावर शो नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ फूजन भी अपनी स्पिरिट बीस्ट का यूज करते हुए उस स्पिरिचुअल रूप से आजाद होने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। तभी अचानक ही वो मोस्टर वहाँ पे टेलीपोर्ट होते हुए सीधा बाइटियन के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से मजबूरन बाइटियन को भी वहाँ पे रुकना पड़ा था। जो देखकर वो डीमन मोस्टर वहाँ पे बाइटियन से कहता है, लड़के अब तुम मुझसे बचकर कहाँ भागोगे। जिसपे बाइटियन उसे कहता है, नहीं तुम गलत हो, मैं तुमसे डरते हुए भाग नहीं रहा था बल्कि मैं तो एक अच्छी सी जगह ढूंढ रहा था जहाँ पे मैं तुम्हें आराम से मार सकूं और ये जगह तुम्हें तुम्हारे डीमन क्लैन में वापस भेजने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बाइटियन की ये बात सुनकर ज़ुआन याओ को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए अचानक ही बाइटियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। जो देखकर बाइटियन भी वहाँ पे लिंगार की पावर्स को अपनी पावर्स के साथ मर्ज करते हुए अपनी पावर्स को वहाँ पे बढ़ाने लगता है और लिंगार की पावर्स का यूज करने की वजह से वहाँ पे बाइटियन की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। जो देखकर ज़ुआन याओ भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर तुमने अचानक यहाँ पे वो जोंगरियाला में कैसे ब्रेक थ्रू कर लिया। लेकिन बाइटियन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता और वो वहाँ पे अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक ब्लैक लाइन आई सील बनाने लगता है और उस लाइन सील की मदद से बाइटियन ने वहाँ पे ज़ुआन याओ के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए ज़ुआन याओ भी वहाँ पे अपनी डीमन क्लैन की एक खास टेक्निक का यूज करता है। पर वो लाइन वहाँ पे उसके सभी हमलों को डॉज करते हुए बहुत ही तेजी से उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा था। जो देखकर ज़ुआन याओ डर के मारे वहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बीच बाइटियन ने आगे बढ़कर अपनी टाइगर फिस्ट का यूज करते हुए ज़ुआन याओ के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था। और जैसे ही बाइटियन का ये पंच उससे लगता है तो वो वहाँ से उठता हुआ काफी पीछे जा गिरता है और बाइटियन के सिर्फ एक पंच में ही उसकी हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इवन उससे दोबारा वहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। जो देखकर ज़ुआन याओ डर के मारे हकलाते हुए बाइटियन से पूछता है, कौन हो तुम। जिसपे बाइटियन कोल्ड टोन में उससे कहता है कि मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ। लेकिन अभी बाइटियन यहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी कोई पीछे से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, जिसका एहसास बाइटियन को वहाँ पे पहले से ही हो गया था, इसलिए उसने भी वहाँ पे अपनी आइस एलिमेंट की पावर का यूज करते हुए उसके हमले के ऊपर हमला कर दिया था। और जैसे ही वो दोनों अटैक्स वहाँ पे आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इसी के साथ वहाँ पे एक मिस्टीरियस लेडी की एंट्री होती है, जिसके बाद हमारी ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया। यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ बाइटियन ने अपनी टाइगर बीस्ट को समन करते हुए उस मिस्टीरियस लेडी के ऊपर वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था। लेकिन वो लेडी मस्ट भी काफी ज्यादा पावरफुल थी, वो वहाँ पे बाइटियन के अटैक को रोकने के लिए अपने एक बहुत बड़े जेंट स्पिरिचुअल हैंड को क्रिएट करती है और देखते ही देखते उसने ऑलमोस्ट वहाँ पे बाइटियन के अटैक को रोक भी लिया था। पर तभी अचानक ही बाइटियन ने वहाँ पे खुद अपनी स्पिरिट को एक्सप्लोड कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो लेडी खिसकते हुए वहाँ से काफी पीछे चली गई थी और उसी के साथ अब उस लेडी को वहाँ पे बाइटियन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ चुका था, जिसके बाद उसने अचानक वहाँ पे अपनी घोस्ट सोल को समन करते हुए उसकी मदद से वहाँ पे बाइटियन के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन बाइटियन वहाँ पे उस लेडी के इस अटैक को देखकर भी बिल्कुल नहीं घबराता और वो भी वहाँ पे अपने गूढ़ चक्र को एक्टिवेट करते हुए तो उससे अपनी लाइन स्पिरिट बीस्ट को बाहर निकालता है, जहाँ उस स्पिरिचुअल लाइन बीस्ट ने एक सोल घोस्ट के अटैक को तो रोक लिया था, लेकिन बाकी सभी सोल घोस्ट आगे बढ़ते हुए बाइटियन के ऊपर हमले करने लगे थे। जो देखकर बाइटियन वहाँ पे अपनी लाइन बीस्ट की स्पिरिट के साथ साथ अपनी टाइगर बीस्ट की स्पिरिट को भी बाहर निकालता है। जो देखकर वो लेडी मस्ट वहाँ पे एक बार फिर से अपने उस बड़े से जेंट स्पिरिचुअल हैंड को क्रिएट करते हुए बाइटियन की टाइगर स्पिरिट बीस्ट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, लेकिन बाइटियन ने भी वहाँ पे अपनी फायर एलिमेंट की पावर का यूज करते हुए अपनी टाइगर स्पिरिट बीस्ट के पावर को बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से बाइटियन का टाइगर स्पिरिट बीस्ट उस लेडी के अटैक को बराबरी की टक्कर दे रहा था। और इस मौके का फायदा उठाकर ज़ुआन याओ तो जल्दी से वहाँ से भाग निकला था। वहीं अचानक ही बाइटियन ने वहाँ पे अपने अटैक की पावर को और ज्यादा बढ़ाते हुए उस लेडी के अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था और बाइटियन के अटैक की फोर्स की वजह से वो लेडी खिसकते हुए वहाँ से काफी पीछे चली गई थी। पर बाइटियन यहाँ पे भी नहीं रुकता, वो वहाँ पे अपनी जेट स्पिरिट सोर्ड को
बाहर निकालते हुए उसके अंदर वहाँ पे अपने डुअल एलिमेंट की पावर को डालने लगा था और वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हेवनली टेक्निक का यूज करते हुए एक बहुत बड़ी जेंट स्पेशल सूट को क्रिएट करता है जिसे स्पेशली डीमंस को मारने के लिए बनाया गया था। और देखते ही देखते बाइटियन ने वहाँ पे अपनी उस जेंट स्पेशल सूट की मदद से उस लेडी मास्टर के ऊपर अटैक कर दिया था और अपनी तरफ आती हुई उस बड़ी सी जेंट स्पेशल सूट को देखकर वो लेडी मास्टर वहाँ पे एक बार फिर से अपने सोल घोस्ट का यूज करते हुए बाइटियन के इस अटैक को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन बाइटियन की उस जेंट स्पेशल सूट ने उस लेडी मास्टर के अटैक को वहाँ पे ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिया था कि जैसे उसका वो अटैक बाइटियन के सामने कोई मायने ही नहीं रखता। इवन वो लेडी मास्टर वहाँ पे बाइटियन के इस अटैक को रोकने के लिए अपने सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड भी लगाती है, लेकिन बाइटियन की जेंट स्पेशल सूट उस शील्ड को भी डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे जाकर वहाँ पे उस लेडी मास्टर को हिट कर गई थी, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो लेडी मास्टर वहाँ से उठते हुए काफी पीछे जा गिरी थी। और अब तो वहाँ पे उस लेडी मास्टर की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जो देखकर वो लेडी मास्टर भी वहाँ पे अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि अभी के लिए उसका बाइटियन को हरा पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए वो लेडी मास्टर अचानक वहाँ पे अपनी खास टेक्निक का यूज करते हुए बहुत ही तेजी से वहाँ से भाग जाती है, जो देखकर बाइटियन उस लेडी मास्टर से कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हारे डीमन क्लैन में बस इतना ही दम था। पर वो लेडी मास्टर वहाँ पे बाइटियन की ये बात सुनकर भी नहीं रुकती और वो वहाँ पे काफी तेजी से जुआन याओ के पीछे निकल गई थी और उस लेडी मास्टर का असल मकसद इस जुआन याओ को बचाना ही था। और जैसे ही वो लेडी मास्टर वहाँ से जाती है तो लिंगार बाइटियन की बॉडी से बाहर आते हुए कहती है मास्टर इन दोनों कल्टीवेटर्स की बॉडी से निकल रहा और मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था, आखिर कौन थे ये लोग। जिसपे बाइटियन लिंगार को बताता है कि ये डीमन क्लैन के मेंबर्स थे और ये कहकर वो वहाँ पे खुद ही सोचते हुए कहता है पर आखिर ये डीमन क्लैंस के लोग यहाँ बूलिंग माउंटेन्स में क्या कर रहे हैं। पर जो भी हो ये बात तो पक्की है कि डीमन क्लैन जरूर कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहा होगा। अब वो क्या है हमें जल्द से जल्द उसके बारे में पता लगाना होगा। और बाइटियन वहाँ पे इससे आगे कुछ कह पाता उससे पहले अचानक लिंगार जल्दी से बाइटियन की बॉडी के अंदर चली जाती है, जिसका मतलब था कि वहाँ पे कोई आ रहा था। और तभी फूजन वहाँ पे भागते हुए बाइटियन के पास आकर उससे पूछती है बाइटियन तुम ठीक तो हो ना। जिसपे बाइटियन उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाइटियन की ये बात सुनकर फूजन वहाँ पे इधर उधर देखते हुए बाइटियन से सवाल करते हुए पूछती है वो मिस्टीरियस डीमन कहाँ गया। जिसपे बाइटियन फूजन से कहता है कि उसे मैंने यहाँ पे मार मार के भगा दिया। लेकिन फूजन को बाइटियन की ये बात मजाक लग रही थी, इसलिए वो सीरियस होते हुए बाइटियन से कहती है बाइटियन ये मजाक करने का वक्त नहीं है। जिसपे बाइटियन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है कि तुम मानो या ना मानो लेकिन यही सच है कि मैंने उस मिस्टीरियस डीमन को मार मार के यहाँ से भगा दिया। पर मुझे यहाँ पे ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर ये डीमन क्लैन के लोग इस तरह से अचानक वूलिंग माउंटेन्स में क्यों आए हैं, क्योंकि डीमन क्लैन के लोग तो पिछले काफी लंबे समय से लुआ एम्पायर में नहीं दिखाई दिए गए और अब इस तरह से अचानक से डीमन क्लैन के मेंबर्स का सबके सामने आना मुझे तो ये बात हजम नहीं हो रही। मुझे लगता है डीमन क्लैन यहाँ पे कोई बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर वो लोग यहाँ पे वूलिंग माउंटेन्स में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। बाइटियन की ये बात सुनकर फूजन उसे कहती है ओके अगर ऐसी बात है हमें जल्द से जल्द ये बात जाकर अपने एम्परर को बतानी चाहिए। जिसपे बाइटियन उसे कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है और अभी वैसे भी बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, तो सबसे पहले हमें अपने रेस्ट के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढनी होगी। उसके बाद तुम मैसेंजर स्टोन के जरिए एम्परर तक ये खबर पहुंचा देना। बाइटियन की ये बात सुनकर फूजन भी में अपना सर हिलाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ बाइटियन और फूजन आज रात उसी केव के अंदर गुजारने वाले थे और उसी के साथ बाइटियन वहाँ पे अपने खाने के लिए कुछ फिशेस को भी ग्रिल कर रहा था। वहीं फूजन ने वहाँ पे मैसेंजर स्टोन के जरिए एम्परर तक ये खबर पहुंचा दी थी कि उन्हें वूलिंग माउंटेन्स में डीमन क्लैन के कुछ लोग दिखाई दिए हैं जो कि यहाँ पे जरूर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। एम्परर को ये सारी बात बताने के बाद फूजन वहाँ पे बाइटियन से कहती है कि एम्परर ने हमको अपना ये मिशन बीच में ही छोड़कर जितना जल्दी हो सके वापस आने के लिए बोला है। जिसपे बाइटियन उसे कहता है कि उस रॉ फ्रूट को हासिल किए बगैर मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला, पर अगर तुम्हें डीमन क्लैन से डर लग रहा है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बाइटियन की ये बात सुनकर फूजन उससे कहती है कि मैं अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए डर रही हूँ, क्योंकि अभी तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और तुमने शायद देखा नहीं था कि वो डीमन क्लैन के लोग कितने ज्यादा ताकतवर थे। इवन सोंग फैमिली के लोग भी डर के मारे वहाँ से भाग गए थे, इसलिए अगर तुम भी यहाँ पे रुक रहे तो वो डीमंस बहुत जल्द तुम्हें भी मार देंगे। जिसपे बाइटियन उसे कहता है कि जो भी है मैंने तो यहाँ पे रुकने का फैसला कर लिया है और वैसे भी बस एक ही रात की बात है, कल तक हम उस रॉ फ्रूट के पास पहुंच जाएंगे और उसे लेने के बाद जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग यहाँ से वापस लेनवू सिटी की तरफ निकल जाएंगे। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे फूजन को एक फिश खाने के लिए देता है, जैसे फूजन भी वहाँ पे आराम से बैठते हुए खाने की कोशिश करती है और फूजन को यहाँ पे इतनी ज्यादा भूख लगी हुई थी कि वो जल्दी से उस फिश को खाने की कोशिश करती है, पर इस सब में वो भूल गए थे कि वो फिश बहुत ही ज्यादा गर्म है, जिसकी वजह से वहाँ पे उसका मुंह ही जल गया था। जो देखकर बाइटियन वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए जोर से हंसने लगा था, जो देखकर फूजन गुस्से से कहती है हंसो मत, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं थी। जिसपे बाइटियन उसे कहता है ओके ओके मिस फूजन आप बस आराम से खाइए और हाँ हमारी आज रात गुजारने के लिए ये जगह बिल्कुल सेफ है, तो इसलिए हम लोग आज रात यहीं पे रुकेंगे। जिसपे फूजन उसे वहाँ पे धमकी देते हुए कहती है सू बाइटियन मेरी बात कान खोल कर सुनो, अगर तुमने आज रात यहाँ पे अकेले आगे बढ़ने की सोची तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जिसपे बाइटियन वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट करते हुए उससे कहता है कि तुम फिक्र ना करो मैं तुम्हें साथ लेकर ही आगे बढ़ूंगा। और ये कहकर बाइटियन ने वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी थी। वहीं फूजन भी वहाँ पे उस फिश को काफी गौर से देखते हुए उसे खाने लगे थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों उस रॉ फ्रूट को ढूंढते हुए एक बड़े से माउंटेन के सामने आकर खड़े हो गए थे, जिसे देखकर बाइटियन कहता है इस मैप के मुताबिक वो रॉ फ्रूट इसी माउंटेन के ऊपर रखा हुआ है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पे बहुत ही तेजी से मूव करते हुए उस माउंटेन के ऊपर जाने लगे थे और जैसे ही वो लोग वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ पे अपने सामने बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइजन दिखाई देता है, जो देखकर उन दोनों को वहाँ पे एक झटका लगता है और फूजन तो वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे। जो देखकर बाइटियन कहता है कि ये एक
पॉइजनस फॉर्मेशन है जिसे होना उस रॉ फ्रूट की सेफ्टी के लिए यहाँ पे लगाया होगा। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन बनाता है जिसने देखते ही देखते उस जगह को वहाँ पे चारों तरफ से कवर कर लिया था। ये देखकर फ्यूजन हैरान होते हुए बाइटियन से कहती है तो तुम एक फॉर्मेशन मास्टर भी हो, जिसपे बाइटियन स्माइल करते हुए उससे कहता है कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत इसमें इंटरेस्ट है, इसलिए मैं कुछ बेसिक फॉर्मेशन तो बना ही लेता हूँ। यहाँ पे बाइटियन साफ साफ झूठ बोल रहा था क्योंकि उसके एंसेस्टर अपनी पिछली लाइफ में एक बहुत बड़े फॉर्मेशन मास्टर थे। वहीं बाइटियन की ये बात सुनकर फ्यूजन उसकी तारीफ करते हुए कहती है अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रही है कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो। जिसपे बाइटियन वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है कि तुम्हें मेरी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब तो बस मामूली सी चीजें हैं और मेरे ख्याल से अब हम लोगों को यहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से पहाड़ की चोटी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और ये कहकर वो दोनों वहाँ पे एक बार फिर से काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए जल्दी से उस पहाड़ की चोटी पे आ गए थे, जहाँ पे उन्हें अपने सामने वही रॉ फ्रूट वाला पेड़ दिखाई देता है जिसके ऊपर काफी सारे शेंगयुआन फ्रूट्स लगे हुए थे। और उन फ्रूट्स को देखकर फ्यूजन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी और वो जल्दी से उन्हें लेने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बाइटियन उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है इस तरह से जल्दबाजी में आगे मत बढ़ो, वहाँ पे खतरा भी हो सकता है। जिसपे फ्यूजन भी चौंकते हुए कहते हैं कि खतरा, अब क्या खतरा होगा, हम सभी खतरों को पार करते हुए तो यहाँ तक पहुंचे हैं। जिसपे बाइटियन उससे कहता है क्या तुमने ये नहीं सोचा कि आज तक आखिर इस रॉ फ्रूट को कोई हासिल क्यों नहीं कर पाया। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे अपनी आइस पावर का यूज करते हुए उस जगह को चेक करने लगा था जहाँ उसे एक फॉर्मेशन दिखाई देती है। और उस फॉर्मेशन को देखकर फ्यूजन भी हैरान होते हुए बाइटियन से पूछती है बाइटियन आखिर ये किस तरह की हिडन फॉर्मेशन है। जिसपे बाइटियन भी उसे वापस फॉर्मेशन के बारे में बताते हुए कहता है कि इसे हिडन आई फॉर्मेशन कहते हैं जो कि इंसानी खून और गोश्त बहुत ही शौक से खाती है। बाइटियन की ये बात सुनकर फ्यूजन भी सीरियस होते हुए कहते हैं कि अब मुझे समझ आ रही है कि आखिर आज तक कोई भी शेंगयुआन फ्रूट को हासिल क्यों नहीं कर पाया, उन्हें यही हिडन आई फॉर्मेशन खा जाती होगी। जिसपे बाइटियन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो और अब तुम यहीं पे रुक कर मेरा वेट करो, मैं उस शेंगयुआन फ्रूट को लेने के लिए जाता हूँ। बाइटियन की ये बात सुनकर फ्यूजन उसे वहीं पे रोकते हुए कहती है नहीं नहीं, वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है तो मैं तुम्हें अकेले वहाँ पे नहीं जाने दे सकती। जिसपे बाइटियन उसे कहता है क्या तुम भूल गए कि मैं भी एक फॉर्मेशन मास्टर हूँ, इसलिए मैं इस हिडन आई फॉर्मेशन से बचने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, तुम बस यहीं पे रुको और अपना ख्याल रखना, मैं अभी के अभी उन फ्रूट्स को लेकर वापस आता हूँ। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ते हुए उस पेड़ के करीब जाने लगा था, पर जैसे वो वहाँ पे फॉर्मेशन के अंदर एंटर करता है तो उस हिडन आई फॉर्मेशन ने अचानक ही वहाँ पे बाइटियन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन बाइटियन ने वहाँ पे बहुत ही तेजी से मूव करते हुए उसके सभी हमलों को बहुत आसानी से डोज कर लिया था, पर वो फॉर्मेशन वहाँ पे लगातार एक के बाद एक बाइटियन के ऊपर हमले करने लगी थी, जिनसे बचने के लिए बाइटियन भी वहाँ पे अपनी खास टेक्निक का यूज करते हुए अपने चारों तरफ वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है। और उस शील्ड की वजह से वहाँ पे उस फॉर्मेशन का कोई भी अटैक बाइटियन को छू भी नहीं पा रहा था। जिसके बाद बाइटियन वहाँ से चलते हुए सीधे उस पेड़ के पास आ गया था और उसी के साथ उसने वहाँ पे अपनी आइस पावर का यूज करते हुए उस हिडन आई फॉर्मेशन को भी वहाँ पे फ्रीज कर दिया था ताकि वो वहाँ पे आसानी से उन शेंगयुआन फ्रूट्स को हासिल कर सके। और ये करने के बाद जैसे ही बाइटियन वहाँ पे इन फ्रूट्स को लेने के लिए आगे बढ़ता है तो अचानक ही वो हिडन आई फॉर्मेशन बाइटियन की आइस को डिस्ट्रॉय करते हुए दोबारा आजाद हो गई थी। जिसके बाद उसने अचानक ही वहाँ पे बाइटियन के ऊपर एक बार फिर से हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन बाइटियन ने भी वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था। जिसके बाद वो बहुत ही आसानी से उस हिडन आई फॉर्मेशन के अटैक्स को डोज कर पा रहा था। और देखते ही देखते बाइटियन वहाँ पे एक बार फिर से उस हिडन आई फॉर्मेशन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था और इस बार उसने वहाँ पे लिंगार को भी बाहर निकाल लिया था। पर इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो